गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। तो हम अकाउंटेंसी क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, आपका चैप्टर नंबर 6 वो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था, हमने कुछ इंट्रोडक्शन में दी थी। तो अभी जो हम आज चैप्टर को फुल स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो है सबसे पहले तो इसमें मीनिंग है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, हम कोई भी लेन देन करते हैं उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो वो उसका क्या असर पड़ेगा। और मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, इसमें ये हम बातें करेंगे। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि इन अकाउंटेंसी बैलेंस शीट इज द लास्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी बिजनेस, कि किसी बिजनेस का बैलेंस शीट लास्ट डॉक्यूमेंट होता है। और बैलेंस शीट में मैंने आपको जो कल बताया था कि बैलेंस शीट जो है वो एक टी शेप होता है, इसको टी शेप भी बोलते हैं इसे, यानी ये एक टी शेप होती है और ये आपकी होती है बैलेंस शीट। ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर जब आपकी दो साइड होती हैं, अकाउंट नहीं होते, डेबिट क्रेडिट नहीं होती, ये आपकी होती है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, और ये आपकी होती है एसेट्स, ठीक है। तो लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं। तो आपका लायबिलिटीज और एसेट्स के अंदर हम जो इस प्रकार से बनाते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एसेट्स कौन सी होती हैं, जो हमारी जेब को भरे। सिंपल सा मैंने फार्मूला बताया था। वैसे तो एनीथिंग विच इन पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड विच इज हेल्पफुल इन क्रिएट द रेवेन्यू दैट इज कॉल्ड एज एसेट, वो हम ऐसा बोलते हैं। पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो हमारी इनकम बढ़ाए, जो हमारी जेब को भरे, वो एसेट कहलाती है, और जो हमारी जेब को खाली करे वो लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बोला लैंड, ठीक है, लैंड है, मान लो आपके 1 लाख रुपीज़ की है, तो लैंड आपके 1 लाख की है। बिल्डिंग मान लो आपकी 5 लाख रुपीज़ की है। इसी प्रकार से आपके डेटर मीन्स द पर्सन हु विल पे यू, दैट इज कॉल्ड ए डेटर्स, यानी जो लोग आपको पैसा देंगे, आपने माल उधार बेचा, उसके बदले में पैसा देंगे लोग, तो पैसा देंगे तो वो डेटर्स भी आपके एसेट हैं। मान लो 50,000 है, ठीक है। बी आर यानी बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल ये डेटर का ही छोटा भाई होता है, कि जब हमें कोई किसी को माल उधार बेचा, उसके बदले में कागज़ ले लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको बी आर बोला था मैंने। तो वो बी आर जो है हम कोर्ट में जाके, अगर पहला पैसा ना दे, कोर्ट में जाके हम उससे पैसे ले सकते हैं। तो मान लो ये बिल रिसीवेबल जो है वो आपका 50,000 का है। आपका कैश है, यानी आपके दुकान में कैश पड़ा है, मान लो 60,000 का है, ठीक है। आपके बैंक में जो है पैसे पड़े हैं, मान लो बैंक में आपके ऐसे पैसे पड़े 40,000 के, ठीक है। तो आपके ऐसे साइड में ये चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें जो भी हो सकती हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें और भी। कितने हो गई ये 1 और 5 6 और 7 और 8 लाख हो गई। तो ये आपके एसेट साइड आपकी 8 लाख की हो गई, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड भी 8 लाख की मिलेगी, ठीक है। मान लो आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मीन टू हुम यू टू पे, टू हुम यू टू पे, आपने जिनसे माल उधार खरीदे को उनको आपने पे करना, तो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। मान लो आपके क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीज़ के, ठीक है। इसी प्रकार से बीपी, बिल पेबल, जो है इसका रिवर्स, इसका छोटा भाई। बीपी आपके पास मान लो 1 लाख के हैं, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी उन्होंने पे नहीं की है, वो मान लो आपके पास में 60,000 की है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपने पे नहीं किया अभी, वो आपके पास मान लो 40,000 का है, ठीक है। बाकी पैसा आपका मान लो कैपिटल है, ठीक है। तो ये 8 लाख थी, कितना हुआ 1 1 2 और 3 हो गया। तो इसका ना बाकी पैसा जो है
वो 5 लाख आपकी कैपिटल होगी, 5 लाख आपकी कैपिटल होगी, तो ये आपके पास होगा जी 8 लाख। ठीक है, अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए कि एक बात तो मान के चलते कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, यानी ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगी, ये साइड आपकी 8 लाख की, फिर ये साइड मैंने ये छुपा लिया, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये कैपिटल कितने की निकलेगी, तो आप उस 8 लाख में से ये घटा दो, तो नेचुरली अपने आप ही आपकी कैपिटल निकल जाएगी, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 8 लाख की है और मैंने ये चीज़ छुपा ली। ठीक है, मैंने कहा कि एक बीपी है कितने का होगा, तो आप उसे 8 लाख में से इन सारों का टोटल घटा दो, तो नेचुरली 1 लाख रुपया कम पड़ेगा, तो ये आपका जो है बीपी हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मान लो कि आपके लायबिलिटी दे रखी है, एसेट में कुछ नहीं दे रखा, ये सच नहीं दे रखी, ये 8 लाख दे रखी है, तो नेचुरली एसेट आपकी 8 लाख की हो जाएंगी। ठीक है, या इसमें से कोई चीज़ मैं गायब कर दूं, कि मान लो मैंने बिल्डिंग गायब कर दी और मैंने कहा कि इसका टोटल 8 लाख है, इसके बिल्डिंग कितने की होगी, तो आप इन सारों का टोटल करके उसे घटा दोगे तो बिल्डिंग अपने आप पे 5 लाख की निकल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो बैलेंस शीट में आपके एसेट और लायबिलिटीज हैं वो दो साइड होती हैं, और एसेट एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा इक्वल रहती हैं। चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन डेफिनेशन आपको ध्यान होगी, शायद मैंने उसमें बताई थी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इज दैट, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। अब फाइनेंशियल पोजिशन इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एसेट बढ़ गई तो आपकी फाइनेंशियल पोजिशन इंक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो गई तो फाइनेंशियल पोजिशन लेस हो गया, कम हो गई। ठीक है, तो यानी आपका क्या हुआ कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो एसेट या लायबिलिटी इन पे असर जरूर पड़ेगा, या तो सिर्फ एसेट पे असर पड़ जाए कि मान लो हमारे पास में कैश था, कैश हमने उठा के बैंक में जमा करवा दिया, 60,000 उठा के बैंक में जमा करवा दिया, तो कैश यहाँ से खत्म हो गया, बैंक आपका 1 लाख हो गया, तो यानी एसेट के अंदर असर पड़ा, फाइनेंशियल पोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ा इससे, क्योंकि कैश भी आपका था, बैंक भी आपका, तो कोई फाइनेंशियल पोजिशन पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि केवल एक ही साइड में असर हो, एसेट में, तो वो हम दिखाएंगे कि एसेट पे क्या असर पड़ा, यानी हम एक इक्वेशन बना के देखेंगे और उस ट्रांजैक्शन से क्या कोई असर पड़ा क्या। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है कि लायबिलिटी पे असर पड़ जाए। ठीक है, कि जिस प्रकार से हम ये कह दें कि आपका जो बीपी था, हमने बीपी उनसे ले लिया और कमिटमेंट कर दिया कि हम आपके पैसे वैसे दे देंगे, तो यानी बीपी यहाँ से खत्म हो गए, क्रेडिटर आपके 2 लाख बढ़ गए, यानी 1 लाख और हो गया, 2 बढ़ गए, क्योंकि बीपी भी क्रेडिटर का फॉर्म होता है, एक रूप होता है, और क्रेडिटर भी एक फॉर्म है। बस बीपी में ये होता है कि हमें विश्वास नहीं है अगले आदमी को हमारे ऊपर कि पैसे देगा कि नहीं देगा, और क्रेडिटर में हमारे को विश्वास होता है कि अगला बंदा पैसे दे ही देगा। ठीक है, तो उस हालत में क्या होता है कि हम अगर विश्वास दे दें उसको कि हम आपको पैसे दे देंगे, अगला बंदा बीपी वापस ले करके कहता ठीक है दे देना, कोई दिक्कत नहीं, तो बीपी कम हो गया, क्रेडिटर बढ़ गए, तो यानी एक ट्रांजेक्शन से क्या लेवल साइड का असर पड़ा। तो यानी आपकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, देयर में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट, देयर में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, और देयर में भी इफेक्ट ऑन द बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, या तो दोनों साइड एसेट भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या आपकी एसेट भी घट जाएगी, लायबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने जो है लैंड थी, और लैंड जो है वो आपकी 1 लाख की थी, आपने इसको जो है 10,000 पे बेच दिया, तो लैंड अब आपके जो 10,000 पे बेच दिया, तो आपका यहाँ पर 1 लाख की लैंड तो खत्म हो गई, और कैश आपका जो बढ़ गया, आपका 10,000 से बढ़ गया 70,000 हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर कैश बढ़ा 70,000, यहाँ से लैंड खत्म हो गई जी, 1 लाख की 90,000 का लॉस हो गया, तो नेचुरली आपकी कैपिटल जो है वो अब 4 लाख है 10,000 की हो जाएगी, ना कि आपकी 5 लाख की। अब इसका टोटल करोगे तो अब वही सेम बनेगा, यहाँ से आपके 1 लाख कम हो गए, ठीक, 10,000 बढ़ गए, यहाँ पर आपके 90,000 अपने आप ही कम हो गई, तो यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गई, यानी आपकी एसेट घटी तो लायबिलिटी घट गई, अगर एसेट बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन मेथड होता है।
ठीक है। हाँ जी, किसी को इसके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन रेज करना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई ऐसी चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए मेरे से। बाद में ये ना हो कि जी मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मेनली आपका सारा का सारा बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज़। अगर बैलेंस शीट सही चली, आपको सही समझ में आई, तो आपके क्वेश्चन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर बैलेंस शीट समझ में नहीं आई तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यानी ड्यू टू ए बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर में बी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट और इन लायबिलिटीज और देयर में भी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपका हो सकता है। ठीक है। अब जो है आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेकंड है वो निकाल लीजिए इसमें, और बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो। फर्स्ट में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा, जो चीज़ इसमें बतानी चाहिए थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये कहता है कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से। ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो मैं एक बार जो है बोर्ड पर रब कर लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। आपका जो है मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, मुकेश यहाँ पर ओनर है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। तो ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता तो क्या कहलाता है? कैपिटल। ठीक है। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो इसका मतलब वो कैपिटल हो गई, यानी ओनर हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल इनटू द बिजनेस। और कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? कैपिटल की डेफिनेशन थी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये थी डेफिनेशन। अब मुकेश ने बिजनेस में पैसा लगाया जी, और उसने पैसा लगाया था 80,000। ठीक है। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखें, तो इफेक्ट देखें तो क्या इफेक्ट पड़ा कि यहाँ पर जो है एक टेबल बना लो, ये आपकी बैलेंस शीट वाली टेबल बना लेता हूँ मैं, ये बैलेंस शीट बना लेता हूँ। ठीक है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो नेचुरली कैपिटल आ गई। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है। यानी कैपिटल 80,000। तो कैपिटल आई होगी तो नेचुरली उसने कैश दिया होगा, तो कैश आपकी एसेट होती है। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल आ गई और यहाँ पर आपका कैश आ गया, और वे 80,000 की दोनों साइड में। यानी इस ट्रांजेक्शन से एक साइड में कैपिटल बढ़ी, एक साइड से आपका कैश बढ़ा, तो यानी आपके बराबर रही। दूसरे कह रहे परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश के अंदर माल खरीदा, माल खरीदा कैश में माल खरीदा, और कितना खरीदा? वो हमने कह दिया 28,000 का। हमने माल खरीदा कैश में, तो कैश आपका कम हो जाएगा, यहाँ पर कैश आपका कम हो जाएगा, और कैश की बजाय आपका स्टॉक वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी स्टॉक आ जाएगा। तो यानी कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, यानी लायबिलिटी साइड पे कोई असर नहीं पड़ा। आपकी ये जो लायबिलिटी साइड है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इस अगले ट्रांजेक्शन से एसेट साइड पे असर पड़ा कि आपका कैश घट गया और स्टॉक बढ़ गया। ठीक है। क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा था, माल खरीदा था, माल खरीदा तो माल को स्टॉक भी बोलते हैं। तो आपका कैश घट गया, स्टॉक बढ़ गया, यानी 28,000 से स्टॉक कैश घट गया, स्टॉक बढ़ गया, यानी यहाँ पर असर केवल एसेट साइड में है। तीसरी ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने माल उधार पे खरीदा, उधार पे खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, उधार पे खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, और उधार पे खरीदा तो आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए, यानी लोग हमसे पैसा मांगेंगे तो आपके क्रेडिटर जो हैं वो भी बढ़ गए। 20,000 से क्रेडिटर बढ़ गए, 20,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई और आपकी एसेट भी बढ़ गई। पहले वाले में तो दोनों का इफेक्ट किया था, दूसरे में केवल कैश और स्टॉक का इफेक्ट किया था, एसेट ने इफेक्ट किया था। आपकी बार आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए और आपका स्टॉक भी बढ़ गया, दोनों साइड में इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन का। अगले में करेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारे एसेट है क्योंकि लंबे समय तक काम आएगी, तो कैश घट गया और यहाँ पर आपका फर्नीचर जो है वो बढ़ गया, कैश घट गया, फर्नीचर बढ़ गया। तो यहाँ पर इफेक्ट जो है केवल एसेट साइड में हुआ कि कैश घट गया और फर्नीचर बढ़ गया, ये फायदा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा कि पेड रेंट, हमने किराया पे किया तो कैश घट गया जी, किराया पे किया कैश घट गया, और कैश घट गया तो आपकी कैपिटल भी घट गई, क्योंकि किराया दिया तो किराया बिजनेस का लॉस होता है, लॉस से मालिक को लॉस होगा, मालिक की कैपिटल घटेगी। ठीक है।
तो कैश घट गया और इधर से कैपिटल घट गई, क्योंकि रेंट पे किया तो लॉस हो गया, रेंट मिलता तो कैश बढ़ता और कैपिटल भी बढ़ती, क्योंकि उससे फ़ायदा हो जाता। ठीक है। फिर कहता है कि रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला तो कैश बढ़ गया और फ़ायदा हुआ तो कैपिटल बढ़ गई, यानी कैश भी बढ़ा और आपकी कैपिटल भी बढ़ी। ठीक है, यानी और कोई नई फिगर नहीं आ रही है। और कह रहे कि विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, आपने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकाला, ड्राइंग कर लिया, आपने ड्राइंग कर ली तो कैश घट गया क्योंकि पैसे निकाले हैं, और उधर से मालिक को लॉस हो गया, कैपिटल घट गई। ठीक है, दो जगह इफेक्ट हो गया, कैश और कैपिटल पे। मैं पूरा डिटेल में आगे जाऊंगा, अभी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑप्शन देखते जाओ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट 20,000 और वो बेची 30,000 40 में बेची, कि आपने जो इसमें स्टॉक में से माल बेच दिया और वो 30,000 का माल था और वो आपने बेच दिया 40,000 का। ठीक है, 30,000 का माल घट जाएगा यहाँ, और आपने उधार पे बेचा तो डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेटर आर दोज पर्सन्स हु विल पे टू अस, डेटर वो आदमी जो हमें पे करेंगे। तो वो जो है आपका जो डेटर बढ़ गए, तो आपके डेटर तो बढ़ेंगे 40 से, क्योंकि माल आपने 40 में बेचा, तो डेटर तो बढ़ जाएंगे 40 से, जबकि माल घटा 30 से, स्टॉक घटा 30 से, 30 का माल 40 में बेचा हमने, तो इसका नहीं हुआ कि स्टॉक तो घटा 30 से और आपके एसेट बढ़ गई, डेटर बढ़ गए 40 से, तो 10,000 का फायदा हो गया बिजनेस को। फायदा अगर तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, यानी आपके जब मालिक की कैपिटल बढ़ेगी, तो 3 इम्पैक्ट हो गए। एक तो स्टॉक घटा 30 का, फिर डेटर बढ़ गए 40 के, क्योंकि एसेट ही बढ़ी, पैसे तो आए नहीं थे। ठीक है, और इसका फायदा ये हो कि कैपिटल भी बढ़ गई, क्योंकि इससे 10,000 रुपये का फायदा हो गया जी। ठीक है, और अगला करें कि पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट की, तो आपके यहाँ से क्रेडिटर खत्म हो गए, यहाँ से कैश कम हो गया, तो यानी यहाँ लायबिलिटी भी कम हो गई और आपकी एसेट भी कम हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, तो मैंने लिस्ट क्यों बनाई है कि मैं जो यहाँ कॉलम बनाऊंगा, वो कौन कौन से कॉलम होंगे, तो मैं उन कॉलम बनाने के लिए जो हम तरीके से बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, वो ऐसे बनती है, यूँ करके हमने बनाया जी। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक तरीका ये होता है, यूँ एक लाइन खींची। ठीक है, लाइन खींचने के बाद में आपने यहाँ पर कर लिया जी, ये आपने ले ली एसेट्स, ये आपके हो गए जी एसेट्स। एसेट साइड में आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो हम देख लेते हैं। एसेट्स में आपके पास ये थी, कैश था, एसेट्स में आपके पास कैश था, एसेट्स में आपके मैंने यहाँ स्टॉक लिखा, स्टॉक था, एसेट्स में मैंने यहाँ फर्नीचर लिखा, एसेट्स में मैंने यहाँ डेटर लिखा, और आगे जो है मैंने यहाँ पर जो कर दिया इज इक्वल टू, वो आप क्योंकि लायबिलिटी, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी मेरे पास में कैपिटल है, ये मैंने लिखा जी कैपिटल, और फिर लिखा जी दूसरा था क्रेडिटर, तो क्रेडिटर, ये हो गया। अब मैंने ये जो लिस्ट बनाई थी ना यूँ करके, तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे को फिगर मिल गई कि मेरे पास एसेट कौन कौन सी हैं, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर है, और लायबिलिटी कौन कौन सी हैं, तो मेरे को यहाँ से लायबिलिटी मिल गई थी कि 2 ही लायबिलिटी हैं, कैपिटल और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए बनाया था ताकि मेरे को यहाँ मिल जाए, वरना तो फिर मेरी खिचड़ी बन जाएगी, कोई चीज़ बाद में याद आई, फिर बाद में लिखूँगा, फिर कुछ करूँगा, गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग भी ऐसी गड़बड़ जरूर करेंगे, एक दो बार मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी गलतियां भी आप भी करेंगे, तो वो गलतियां ना हो इसलिए मैंने पहले इस चीज़ को बना लिया। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट ऐसा पूछना हो आपने तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, ऐसा कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो, आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, तो मैंने ये जो एसेट और लायबिलिटीज मैंने बना दी थी। अब आप जो इसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये चीज़ तो मैंने रफ काम किया था आपके लिए ताकि एसेट और लायबिलिटीज का पता चल जाए। और अब जो है मैं इसको ऐसे करूँगा, ये इस प्रकार से लाइन को खींच लो। ठीक है,
और यहाँ पर हो गई ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस ऊपर आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहां पर सबसे पहले आपने लिखा सीरियल नंबर। 1 में क्या था, स्टार्टेड बिजनेस, या यूं लिखो मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। पहला ट्रांजेक्शन ये हुआ। इसका असर क्या पड़ा, आपका यह कैश बढ़ गया 80,000 से। स्टॉक पे कोई असर नहीं, 0 लिख दो। फर्नीचर पे कोई असर नहीं, 0 लिख दो। डेटर पे कोई असर नहीं, 0 लिख दो। इज इक्वल टू 80,000 आपकी कैपिटल हो गई, प्लस में क्रेडिटर पे 0 लिख दो। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने जो ट्रांजैक्शन थे वो पहली ट्रांजैक्शन लिखी कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो कैश आपने लिखा 80 बढ़ गया कैश। स्टॉक पे कोई असर नहीं, फर्नीचर पे कोई असर नहीं, डेटर पे कोई असर नहीं, कैपिटल पे असर है, 80,000 हो गया और क्रेडिट हो गया। क्योंकि जब मुकेश ने बिजनेस शुरू किया तो उसने कैपिटल लगाई थी, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई और उधर से जो आपका कैश जो है वो बढ़ गया। तो पहला इंपैक्ट तो आपका ये आया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके आगे अब जो है आपने क्या किया कि इसके आगे जो है आप एक लाइन लगा दो। ठीक है, इसके आगे हम लाइन लगाएं शुरू से लेके लास्ट तक। तो ये आपने यहाँ शुरू से लेके और लास्ट तक एक लंबी लाइन लगा दी। ठीक है, ये थोड़ी सी अगर मैं यहाँ ठीक रहता तो कम वहाँ जगह नहीं बचती। तो ये हो गई इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन। इक्वेशन में देखेंगे कि दोनों चीज़ बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो ये 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 80,000 प्लस 0। तो ये 80 इज इक्वल टू 80 है। इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, यानी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपके दोनों जगह पे पड़ा है। ठीक है जी, तो ये आपकी बन गई जी इक्वेशन। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, सेकंड ट्रांजैक्शन हो गई परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। 28,000 मैं माल खरीदा आपने कैश में, तो कैश घट गया जी 28,000। ठीक है, स्टॉक बढ़ गया जी 28,000 से। आगे फर्नीचर पे कोई असर नहीं, डेटर पे कोई असर नहीं, और कैपिटल पे भी कोई असर नहीं, और क्रेडिटर पे भी कोई असर नहीं। अब ये लाइन जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी एक लाइन लगा दो। ऊपर वाली इक्वेशन बन गई थी और अब ये बन गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनी, इसमें से घटा दो तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 10 में से 8 गए 2, इधर बच्चे 7 में से 2 गए 5, प्लस में 28, प्लस में यहाँ 0 है, प्लस में यहाँ 0 है, इज इक्वल टू यहाँ 80 है और प्लस में यहाँ 0 है। अब देखा जाए इन दोनों का टोटल 80,000 है और ये भी आपका 80,000 है, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपका है। ठीक है, तो हम ऐसे करते जाएंगे। अब क्योंकि आपका जो क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, पूरा नहीं हो पाया क्वेश्चन, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कल जो है क्वेश्चन हम आगे करेंगे। हाँ जी, कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप मेरे से आप अभी ले सकते हैं। नहीं कोई क्वेरी, तो ठीक है जी, हम कल फिर मिलेंगे।